नमस्कार। मैं दिनेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर। आम्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संसाधनों का वर्गीकरण, मतलब संसाधन के बारे में चल रहा था। तो संसाधनों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है वो देख लिया था, मतलब जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। इन दो के बारे में हमने जानकारी है वो प्राप्त कर ली थी। आज हम उपयोग की सत्यता के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर इन दोनों संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त है वो करेंगे। तो देखिए, उपयोग की सत्यता के आधार पर, तो उपयोग की सत्यता के आधार पर संसाधनों को तीन भागों के अंतर्गत बांटा जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन से? एक तो नवनीकरण संसाधन, और दूसरा है अनवनीकरण, और तीसरा है आपका चक्रीय संसाधन। ठीक है, कितने भागों के अंतर्गत हमारा? तीन भागों में। कौन कौन सा? नवनीकरण, अनवनीकरण और चक्रीय संसाधन। अब देखते हैं नवनीकरण संसाधन है वो किसको कहा जाता है। तो नवनीकरण संसाधन जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद मानव या फिर प्रकृति द्वारा पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम पुनः स्थापित किया जा सकता है, उन्हें हम नवनीकरण संसाधन के रूप में जानते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं कि जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद मानव या फिर प्रकृति द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, उन्हें हम नवनीकरण संसाधन के रूप में जानते हैं। और ये संसाधन क्या होते हैं? ये संसाधन है वो असीमित मात्रा के अंतर्गत मिलते हैं। जैसे इनके भंडार है वो कभी भी क्या होते हैं? समाप्त है वो नहीं होते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए, जैसे मानव, पशु, वन, जल, पवन, सौर ऊर्जा आदि कई तरीके के इसके उदाहरण है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बाद में चलते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट, अनवनीकरण संसाधन। तो अनवनीकरण संसाधन वो इसी के विपरीत है वो हो जाएगा, नवनीकरण संसाधन के विपरीत है वो हो जाएगा। तो देखते हैं अनवनीकरण संसाधन वो किसको कहा जाता है। देखो, जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम अनवनीकरण संसाधन है वो कहते हैं। ये संसाधन क्या होते हैं? ये संसाधन है वो असीमित, ये संसाधन है वो सीमित मात्रा के अंतर्गत है वो मिलते हैं। इन संसाधनों का लगातार उपयोग होने से इनके भंडार क्या होते हैं? वो शीघ्र ही समाप्त है वो हो जाएंगे, और इन्हें हम समाप्य संसाधन के रूप में भी जानते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जैसे लोहा, कोयला और पेट्रोल, ये क्या होते हैं? ये आपके सीमित मात्रा के अंतर्गत है वो मिलते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा चक्रीय संसाधन। तो चक्रीय संसाधन किसको कहा जाता है? तो देखिए, जिन संसाधनों का चक्र बदलता रहता है उन्हें हम चक्रीय संसाधन है वो कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मान लो आप लोहा, तो ये क्या होते हैं? लोहा का है ना, ये लोहे का चक्र है वो बदलता रहता है। और जल, ये इस तरीके से चक्रीय संसाधन के अंतर्गत है वो सम्मिलित है वो करते हैं। देखो, लोहे के अंतर्गत क्या होता है कि लोहे से हम एक बार उसको काम में लेने के बाद भी क्या करते हैं? हम दोबारा है वो काम में लेते हैं। जैसे मान लो लोहे से कोई किसी प्रकार की वस्तु बना ली, तो उस लोहे से हम दूसरी वस्तु भी बना सकते हैं। जैसे मतलब उस लोहे को पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु का आकार है वो दे दिया जाता है। तो ये किसके रूप में माने जाता है? चक्रीय संसाधन के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट है उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को तीन भागों के अंतर्गत बांटा जाता है। उद्देश्य के आधार पर भी संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में। कौन कौन सा? एक तो ऊर्जा संसाधन,
दूसरा आपका कच्चा माल, और तीसरा आपका खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ ये इस तरीके से बांटा जाता है। तो देखो, ऊर्जा शक्ति के आधार पर, मतलब ऊर्जा संसाधन के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से दो भागों के अंतर्गत बांटा जाता है। देखो, उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। फिर बाद में ऊर्जा के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक तो आपका परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब देखो, परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो किसको कहा जाता है? सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऊर्जा संसाधन है वो किसको कहते हैं। तो देखो, जिन संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा या फिर शक्ति प्राप्त होती है उनको हम ऊर्जा संसाधन के रूप में जानते हैं। किसको कहते हैं ऊर्जा संसाधन? कि जिन संसाधनों से ऊर्जा या फिर शक्ति प्राप्त होती है उनको हम ऊर्जा संसाधन है वो कहते हैं। जैसे मान लो मानवीय शक्ति, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला, पवन ऊर्जा आदि से क्या होती है, सौर ऊर्जा आदि से क्या होती है, हमें शक्ति प्राप्त है वो होती है। तो इसको हम ऊर्जा संसाधन के रूप में सम्मिलित है वो करते हैं। फिर ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो देखते हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधन है वो किसको कहते हैं। तो जिन संसाधनों का प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है उन्हें हम परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में जानते हैं। मतलब प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जिन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है उन्हें हम परंपरागत संसाधन के रूप में जानते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो उदाहरण के रूप में जैसे मान लो कोयला, ये भी हम प्राचीन काल के अंतर्गत भी इसका उपयोग में लेते थे और वर्तमान में भी इसका उपयोग ले रहे हैं। पेट्रोल, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि को हम प्राचीन काल से वर्तमान काल तक उपयोग इसको ले रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में चलते हैं हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी या फिर वर्तमान में किया जा रहा है उन्हें हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में जानते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जैसे मतलब परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, इनका क्या है कि ये वर्तमान के अंतर्गत इसका उपयोग है वो, मतलब वर्तमान युग में इसका उपयोग है वो किया जाने लगा है, इसलिए हम इसको गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में रखते हैं। फिर इसी का दूसरा है आपका कच्चा माल। कच्चा माल देखो, इसको 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया। कौन कौन सा? ऊर्जा संसाधन के रूप में, ऊर्जा में, कच्चा माल के रूप में और एक तीसरा खाद्य पदार्थ के रूप में। ये इस तरीके से 3 भागों में बांटा गया। तो इसका हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, कच्चा माल। तो कच्चे माल के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? तो जैसे मतलब एक तो खनिज को, मतलब खनिज के अंतर्गत जैसे लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, इसको हम कच्चे माल के रूप में प्राप्त है वो करते हैं, ठीक है। फिर बाद में एक वनस्पति के अंतर्गत मतलब लकड़ी, प्राकृतिक शैवाल, ये प्राप्त वो करते हैं। और इसी के अंतर्गत वनस्पति के अंतर्गत जैसे मतलब कृषि के अंतर्गत हम रबड़, गन्ना, कपास, घास आदि है वो हम है वो प्राप्त वो करते हैं। किसके रूप में? कच्चे माल के रूप में। फिर बाद में अगर पशुओं की दृष्टि से देखा जाए या जीव जंतुओं की दृष्टि से देखा जाए, जैसे मतलब जंगली जीव जंतुओं के अंतर्गत जैसे मतलब जंगली
जंगली, बिल्ली या पालतू जानवर जो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है वो किए जाते हैं। वो किस में किए जाते हैं? मतलब कच्चे माल के रूप में इसको सम्मिलित है वो किए जाते हैं। तो कच्चे माल के रूप में जैसे एक तो खनिज के रूप में, और एक पशु एवं जीव जंतु के रूप में, और एक वनस्पति के रूप में। ठीक है। फिर बाद में इसी के अंतर्गत हम तीसरा पॉइंट लेते हैं, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ, तो खाद्य पदार्थ के अंतर्गत जैसे मान लो एक तो खनिज, खनिज के अंतर्गत हम नमक को काम में लेते हैं। ठीक है। दूसरा आपका वनस्पति, वनस्पति के अंतर्गत हम कंदमूल, कंदमूल या फिर जो खाद्य पदार्थ या फिर जो हरी सब्जियां होती है उसको काम में लेते हैं। तीसरा इसी के अंतर्गत खाद्य पदार्थ के अंतर्गत जैसे पशु पक्षी या फिर जीव जंतु को काम में लेते हैं, जीव जंतु को काम में लेते हैं। ये किसके अंतर्गत किया जाता है? ये उद्देश्य के आधार पर है वो किया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के लिए, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।